Good morning to all of you. I will teach about the second chapter of class 9th biology, the fundamental unit of life, cell. Dear students, आज हम आपको जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की सबसे छोटी इकाई, हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी स्ट्रक्चर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसी को सेल कहते हैं। इसका एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है, इसका एक डिफिनिट फंक्शन होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफिनीशन में दिस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के यह आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चरल मीन्स होता है संरचनात्मक एंड फंक्शनल मीन्स क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि हमारे होल वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वह ह्यूमन बीइंग्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, बैक्टीरिया हों, फंजाई हों या एटसेट्रा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट जो है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड मल्टी सेलुलर। एन एनिमल्स बियर्स वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। एक ऐसा एनिमल जो सिर्फ एक सेल से बना होता है, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि इक्वल टू वन, यूनि मीन्स होता वन सेल से मिलके बना हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अंडरस्टूड? नाउ मल्टी सेलुलर। एन एनिमल्स बियर्स मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोशिका के बारे में हम जाने इतना, बट ये जानना वेरी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी डिस्कवरी किसने की। सेल थियरी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। लेट्स सी नेक्स्ट। द सेल, ये सेल जो वर्ड है, सेल वर्ड, ये लैटिन वर्ड के सेलुला वर्ड से बना हुआ है। इट्स मीन्स, इसका मतलब लिटिल कंपार्टमेंट, एक छोटा रूम, एक छोटा कमरा, एक स्मॉल चैम्बर। इसकी खोज जो है सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में डिस्कवर्ड किया। इन्होंने इसकी खोज एक ट्री था, पौधा, उसके बार्क जो होता है, छाल, उसके छाल में इसकी खोज, छाल से इसकी खोज की गई थी।
उसकी छाल को उन्होंने थोड़ा सा लेके आए और अपने ही बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, एक पुराने ज़माने का माइक्रोस्कोप जिसको उन्होंने अपने खुद से बनाया था, उससे उसकी स्टडी की और स्टडी करने के बाद उन्होंने डिस्कवरी किया। बट रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल, हनी बी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी बी हाइव्स में भी देखा, उसकी स्टडी की, उसमें भी उन्हें लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे दिखे। बट ये जो सेल्स की खोज की गई थी वो डेड सेल में की गई थी, इन्होंने डेड सेल में किया था। उस टाइम वो लिटिल कंपार्टमेंट जो था, एक छोटा छोटा रूम दिख रहा था, वो खाली था, उसमें कुछ था नहीं। बट आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, इन 1674 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये देखा कि इन्होंने खोज तो किया है बट ये सेल डेड है। उन्होंने क्या किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, एक तालाब का पानी लिया, पॉन्ड से वाटर लिया, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में, एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप लिया, इसमें स्लाइस बनाई और इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें लिविंग सेल दिखे, उसमें लिविंग सेल दिखे। तो सबसे पहले लिविंग सेल 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट को दिखे। इन्होंने जो है ह्यूमन के स्पर्म सेल में भी देखा, डॉग्स में देखा, रैबिट्स खरगोश में, मछलियों में और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों में भी इस सेल्स को देखा। इस प्रकार जब डिस्कवरी ऑफ सेल कहा जाए तो इसकी डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक एंड डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इनके इस खोज के बाद यह जो सेल की टॉपिक थी वो बहुत फेमस हो गई, चर्चे में आ गई। जितने भी साइंटिस्ट थे सब लग गए उस पर, सब स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि अब इसके अंदर और क्या देखा जा सकता है। सेल तो खोज लिया गया, लिविंग सेल के अंदर अब कुछ भरा भरा दिखने लगा। जो लिटिल कंपार्टमेंट था, उस लिटिल कंपार्टमेंट में अब कुछ दिख रहा था अंदर, बट वो क्लियर नहीं था कि वो क्या है। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की। और कहाँ पे की थी? प्लांट सेल में की थी। न्यूक्लियस की खोज प्लांट सेल में की थी। कुछ टाइम बाद जेई परकिंजे आए। इन्होंने उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होने का दावा किया कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी है, एक लिक्विड सब्सटेंस भी पाया जा रहा है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कुछ समय बाद हैकल नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो उनके हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं उसको स्टोर करने का वर्क न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस के अंदर नेक्स्ट क्लास में आपको क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रिमिटिव चीज़ें मिलेंगी, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, क्रोमोसोम्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि हैकल ने सबसे पहले बताया कि न्यूक्लियस ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिटिंग का वर्क करता है। जो कैरेक्टर्स बच्चों में होते हैं
उनके माता पिता में होते हैं और उनके बच्चों में आ जाते हैं। ये कैरेक्टर न्यूक्लियस ही इसका जिम्मेदार होता है। इसको हैकेल ने सबसे पहले बताया। सेल थ्योरी जो है 1838 में एक जैकब मिथाइस स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडर स्वान नाम के एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया। इन्होंने ही सेल थ्योरी दिया। आफ्टर सम टाइम्स एक विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बताया कि ये जो सेल होती है ये अपने ही सेल से डिफरेंट अलग हो करके बनती है। अपने ही सेल से, अपने ही पेरेंट सेल से वो डिवाइड हो करके एक नया सेल बनाती है। ओमनिस सेलुली ए सेलुला, जो एक सेल होती है वो अपने ही सेल से मिलके बनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डे, हैव ए नाइस डे।